सौरमंडल पढ़ना है, हाँ, हमारा सोलर सिस्टम। उसमें सूर्य के चारों ओर लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, इस सब को मिला के सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसमें से 99.99% जो डेंसिटी है वो किसका है, सॉरी, जो वेट है वो सन का, समझ ना। 99.99 जो द्रव्यमान है, वेट है, वो इसका है। बाकी 0.01 में पूरा आता है। ये सब जो है 0.01 पूरा को देखा जाए तो 99.99% केवल सन का वेट है, बाकी सब 0.01 में आता है। अब देखिए एगो प्लेनेमस, सौरमंडल के बाहर एक और स्टार है जिसका नाम है प्लेनेमस, जो बिल्कुल इसी के जैसा दिखता है, समझ गए। सौरमंडल के बाहर है वो। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, सौरमंडल सोलर सिस्टम का प्रधान तो ही रहेगा ना, मेन। और दुग्ध मेदला के केंद्र से, मतलब हम लोगों का जो गैलेक्सी है वो तो मिल्की वे गैलेक्सी, स्टार गैलेक्सी किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार को बोलते हैं ना, जैसे ग्रुप ऑफ स्टार को गैलेक्सी बोलते हैं। तो उसमें से, सॉरी, हमारा गैलेक्सी जो है ना वो स्पाइरल है, समझे, ऐसे है, स्पाइरल है ना जी, ऐसे स्पाइरल है। तो ये गैलेक्सी है, और हमारा जो सन है वो साइड में 30, यहाँ से जो दूरी है सेंटर से वो 30,000 लाइट ईयर, 30K लाइट ईयर है, समझ गए। 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है हमारा सोलर सिस्टम, समझ गए। हमारा जो गैलेक्सी है ना, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग आते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा सन तो मिल्की वे में है, ये मिल्की वे है। मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे स्पाइरल है, समझ रहे हैं। तो सेंटर से जो हमारा सोलर सिस्टम है इधर किनारे पे है ना, और वो कितना दूरी पे है, 30,000 लाइट ईयर की दूरी पे है। मतलब जो सेंटर से मतलब हमारा साइड में है, तो सेंटर से 30K लाइट ईयर की दूरी पे। और ये जो सोलर सिस्टम है वो मूव भी कर रहा है, पूरा ऐसे मूव कर रहा है, समझ रहे हैं, ऐसे मूव कर रहा है। तो वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से मूव कर रहा है, ठीक। और 25 करोड़ साल, कितना, 25 करोड़ ईयर उसको एक चक्कर लगाने में मिल्की वे का लग जाता है, समझ गए। जैसे स्पाइरल है ना, तो ये स्पाइरल है तो ये तो एक्सपेंड कर रहा है ना, घूम घूम के एक्सपेंड कर रहा है। तो वो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी घूम रहा है, वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से घूम रहा है, समझ गए। और एक चक्कर यहाँ से यहाँ आने में उसको 25 करोड़ साल लगता है। बाहर आउटर हो रहा है, हाँ, आउटर हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। और जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, और ये जो है उसको बोलते हैं क्या, ब्रह्मांड वर्ष, मतलब कॉस्मोस ईयर। कॉस्मोस ईयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गैलेक्सी जो है उसके चारों ओर घूम रहा है ना, मतलब गैलेक्सी में ये चारों ओर घूम रहा है, तो चूंकि गैलेक्सी में चक्कर लगा रहा है ये, तो उसको कॉस्मोस ईयर या ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो 25 करोड़ है ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सन जो है वो भी घूम रहा है, किधर से, अक्ष पे, सेंटर पे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। पूर्व है ना और ये पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। तो क्लॉक वाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉक, ये नहीं मालूम, लेकिन वेस्ट की ओर घूम रहा है, ठीक है, अपने अक्ष पर। और इसका मध्य भाग 25 दिनों में, वह ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। ये बीच वाला जो है वो कितना दिन में घूमता है, 25 दिन में, 25 डेज में एक चक्कर लगा के यहाँ आ जाता है। और जो ये वाला है आउटर, वो 35 डेज में आता है। ये कितना दिन में आता है, 35 दिनों में। दोनों अलग अलग कैसे आता है, क्योंकि तो गैस फॉर्म है ना, तो बीच वाला स्पीड घूमता है और साइड वाला धीरे घूमता होगा। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो 71%, 71 ही था। हीलियम जो है वो 26.5% है। और क्या बोले, अदर्स जो है वो दूसरा जो बाकी जो बच गया 2.5% है। सूर्य का केंद्रीय भाग को कोर बोलते हैं, ये जो सेंटर पे है उसको क्या बोलते हैं, ये कोर है ना। और जिसका तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, ये है ना। तथा सूर्य का बाहरी सतह का तापमान, ये जो इसका तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हेंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री ताप पर सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन जो है वो फ्यूजन होता है और हीलियम में बदल जाता है। मतलब सेंटर पे है ना, सेंटर पे क्या होता है, फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में, दो हाइड्रोजन फ्यूज होता है और हीलियम बन जाता है, और वो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पे होता है। संयोजन, हाँ, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब टूट जाना होता है, फ्यूजन मतलब जुड़ जाना होता है। तो बॉल फीज बोलते हैं हम लोग, फ्यूज नहीं बोलते। बॉल फीज हो गया, टूट गया, है ना, तो है ना, और हीलियम बन जाएगा। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। और ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है, क्योंकि हीट उसके पास है, अपने ही गर्मी लेता है, और हाइड्रोजन फ्यूज होता है, हीलियम, हाँ, हीलियम, वही तो बोल, न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन।
FUSSION गलत है, डबल एस होता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। ये जो बाहर वाला हम लोग चमकता हुआ देखते हैं, ये है फोटोस्फीयर, समझ गए, जिसको बोलते हैं प्रकाश मंडल, इसको कोरोना भी बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोले, क्रोमोस्फीयर, सॉरी, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। यह लाल रंग का होता है, इसका कलर रेड होता है, ठीक है। अब कहाँ पड़े, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। देखिए जो क्रोमोस्फेयर बोल रहा है ना, वो आउटर लेयर को, उसका जो किनारा है वहाँ पे लाइट नहीं होता है। वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, हाँ, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो इसके लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वो इसलिए वो नहीं चमकता है। माइनस टेम्परेचर होता है, ऐसा तो नहीं दिया है। सेंटर में 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पे दोनों जुड़ता है हाइड्रोजन, समझ गए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला जो हिस्सा है उसको कोरोना बोलते हैं, है ना, जो अभी आपको हम सबको हो रहा है। सूर्य ग्रहण के समय नहीं आता ना, ये सन, ये मून आ जाता है और ये अर्थ होता है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग तो क्या होता है, ये छिप जाता है, खाली आउटर एरिया दिखता है ना, किनारा, तो इसको बोलते हैं कोरोना। हाँ, जो चमकता है वो थोड़ा डेंजरस होता है। ये एक्सरे उत्सर्जित करता है, और ये जो है वो क्या उत्सर्जित करता है, एक्सरे, जो आँख के लिए डेंजरस होता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। उसको उसको लाइट ऑन किया ना, चल रहा है ना। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है, ठीक है। जब पूरा सोलर एक्लिप्स होता है, पूरा सोलर एक्लिप्स मतलब पूरा ये छिप जाता है, ठीक है, तो लाइट जो है वो साइड से ही निकलता है और इसी लाइट से हम लोग को मिलता है। किरीट वही तो बोल रहे हैं, कोरोना, जो आउटर लेयर दिखता है उसको कोरोना बोलते हैं, या फिर हाँ किरीट, या फिर सूर्य का मुकुट भी बोलते हैं। टोपी खाली सूर्य का दिखता है, मिल गया। देखिए इसका जो उम्र है वो कितना है, सन का जो एज है वो 5 बिलियन ईयर है, 5 बिलियन ईयर, ठीक है। अरब होगा, हो सकता है, 5 बिलियन ईयर, 10 लाख में 1 बिलियन होता है, तो 10 करोड़ में 1 बिलियन होता है, ऐसे, तो 10 करोड़, तो 50 करोड़ बस। करोड़, 50 करोड़ होगा, ठीक। टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर लिखे तो 6000 डिग्री सेल्सियस, जिसको क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। इनर का 1.5 इंटू 10⁻7, 10⁻7 पे 2 हीलियम मिलकर हाइड्रोजन बनाता है, सॉरी 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो ईयर है वो 10⁻11 है, समझ गए। जो ये ऊर्जा देते रहेगा, एनर्जी जो प्रोड्यूस करते रहेगा, वो 10⁻11 ईयर तक ही कर पाएगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है, मतलब यहाँ से जब ट्रैवल करके यहाँ तक जाता है तो 8 मिनट 6 सेकंड लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरिलियास कहते हैं। तो यहाँ पर जो सोलर हीट है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस, बोरियालिस। यहाँ पर जो सौर ज्वाला है, मतलब ये सोलर हीट जो है। और नीचे क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, यहाँ पे बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यहाँ जो धब्बा है ना, धब्बा क्या बोलते हैं, धब्बा क्या बोलते हैं, स्पॉट, हाँ हाँ, जो स्पॉट है उसका टेम्परेचर कितना होता है, बाकी सबसे 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। मतलब ये से अगर बगल में इतना है तो इससे 1500 डिग्री सेल्सियस कम होगा। स्पॉट जहाँ जहाँ होगा उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस कम होगा, कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। एक चक्कर, वो धब्बा जो है वो एक चक्कर कितना दिन में लगाएगा, 22 वर्ष में, ठीक है। पहले 11 वर्षों तक धब्बा घटता है, फिर 11 वर्षों के बाद फिर से वहीं पे आ जाता है ना। जब सूर्य सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उसमें पृथ्वी पर
चुंबकीय मैग्नेटिक स्पोर्ट्स होता है, स्टॉर्म होता है। जब धब्बा दिखता है ना, जब स्पोर्ट दिखेगा है ना, स्पोर्ट सीन, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आएगा, है ना। तो रेडियो फेडियो क्या क्या काम करना बंद हो जाता है। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। तो ये क्या करेगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। और रेडियो टेलीविजन इस समय गड़बड़ी उत्पन्न होती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है। सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, कितना बड़ा है, 13 लाख। इसको इससे गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो, देखिए प्रारंभ में पृथ्वी के संपूर्ण ब्रह्मांड को, देखिए पहले पृथ्वी को पूरा ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, सेंटर पे अर्थ है ना, और बाकी सब उसका चक्कर लगाता है ना, बाकी सब, हाँ। इसे भू केंद्र जियो सेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। जियो सेंट्रिक, जियो मतलब अर्थ होता है तो पता है, और सेंट्रिक मतलब सेंटर पे मानना। तो जियो सेंट्रिक थ्योरी क्या कहता था कि ये सेंटर पे है ना, अर्थ सेंटर पे है, बाकी सब उसको घूम रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात तो गलत है। फिर उसके बाद क्या आया, क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था इसका, क्लॉडियस टॉलमी 140 ईस्वी में किया था, ठीक है। हाँ। इसके बाद पोलैंड के खगोल निकोलस कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि ब्रह्मांड के केंद्र पे सॉरी सन है सेंटर पे, और इसका परिक्रमा बाकी सब करता है। इसे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, ठीक ना, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियो मतलब सन ही होता है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कौन दिया था, कोपरनिकस। कब दिया था, ये नहीं दिया हुआ, एज दिया हुआ। 16वीं शताब्दी में जो जोहान सॉरी टाइको ब्रे जोहानसन केपलर जो था ने ग्रहणी कक्षाओं के नियम का खोज, केपलर थ्योरी है, हाँ। परंतु इसमें इस भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना है, सूर्य को ही, हाँ। केपलर केपलर ने थ्योरी दिया है जिसमें सूर्य को केंद्र माना है, बाकी चारों ओर प्लेनेट घूमता है। इसका तीनों थ्योरी भूल गए हैं, लेकिन फिजिक्स में पढ़ना केपलर थ्योरी, ये को याद है खाली। जैसे सन है, और ये ऑर्बिट ऐसे मान लीजिए अर्थ का है ना, तो बोल रहा है कि जो डिग्री लेंगे, मान लीजिए 5 डिग्री ले रहे हैं, किलोमीटर देखते थे क्या, इसका एरिया और इसका एरिया हमेशा बराबर होता है, ऐसे कुछ उसे देखना होगा। क्योंकि जब रोटेशन करता है ना, तो स्पीड जो है वो उसका यहाँ पर धीरे हो जाता है और यहाँ तेज़ हो जाता है, समझे। तो यहाँ जब तेज़ होता है ना, तो हाँ, तो तेज़ होता है तो जितना डिस्टेंस ये कवर करता है और ये जितना डिस्टेंस कवर करता है सेम टाइम में, इसका जो एरिया कवर करता है वो दोनों एरिया इक्वल होता है। ऐसे एक और है टी स्क्वायर बराबर आर का क्यूब, ऐसे है टाइम जो है उसका स्क्वायर इसके रेडियस का ट्रिपल है, ऐसे ऐसे है 2-3 गो केपलर थ्योरी लिखा हो, हाँ पढ़िए तो, है ना इक्लिप्स, वही तो, ये सन को बीच में रखता है और एक्लिप्स बनाता है। एक्लिप्स का सेंटर एक साइड होता है और ये जो अंडाकार होता है, एक्लिप्स इस शेप को एक्लिप्स बोलते हैं ऐसे, और सेंटर इधर होता है ना। हम्म, पढ़िए पढ़िए, देखिए ना, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया बनाएगा, ये टाइम और ये टाइम, इसका एरिया इक्वल है, समझ गया। यहाँ तेज हो जाता है और यहाँ धीरे हो, सॉरी यहाँ धीरे हो जाता है और यहाँ पर तेज हो जाता है, तो यहाँ टाइम इक्वल टाइम में इक्वल एरिया करेगा, जैसे कि ये देखिए हमारा स्पाइरल से वैसे होगा, सबसे पहले होगा ऐसे, ये स्पाइरल से हो गया, ये सन हो गया, सन एक्लिप्स है तो सन किनारे होगा, और ये एरिया बना रहा है, और ये एरिया यहाँ पर क्या होता है, धीरे चलता है टाइम, मतलब यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, यहाँ क्रॉस करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, समझ रहे हैं, मतलब ये धीरे धीरे चलेगा। तो ये तो बता रहे हैं ना, ये जो एरिया बना रहा है ना, और ये जो एरिया बना रहा है ना, आपको ये बड़ा लग रहा है ना, लेकिन ये पतला है, क्योंकि टाइम जो है ये टाइम और ये टाइम सेम है, लेकिन चूंकि यहाँ स्पीड कम है तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, और स्पीड यहाँ ज़्यादा है तो ये कम दूरी तय करेगा, तो ये पतला हो गया, ये मोटा हो गया, एरिया सेम रहेगा। है ना, सेमी मेजर एक्सिस, इसको इधर ये एक्लिप्स है ना, ये तो एक्लिप्स का फॉर्म है, तो इसका एक रेडियस इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, सेमी मेजर बोला है, हाँ। तो इधर वाला जो रेडियस, हाँ इधर वाला जो रेडियस होगा टाइम के स्क्वायर के बराबर होगा, समझ गया। पढ़ लिया ना। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे
पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव प्राप्त। ठीक है, इधर तो कुछ है नहीं और पढ़ेंगे आगे। लेकिन सन जो है चूंकि सेंटर में है, ये वाला जो अपना सोलर सिस्टम है ना, बाकी सब इसका रोटेशन कर रहा है, तो इसीलिए इसको प्राप्त है कि ये सेंटर पे है और इसका शुरू में क्या बोले थे, प्रधान है पूरे ब्रह्मांड का। टी क्यू बराबर है टी स्क्वायर बराबर टी क्यू। हाँ, तो ये रिलेशन निकाला है ना। ये रिलेशन निकाला, जैसे जैसे दो लिया है वो, है ना, एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों सेंटर यहाँ है। इसका आर हो गया और इसका आर हो गया, टाइम इसका T1 हो गया, इसका T2 हो गया, R1 R2। तो हम लोग क्या पढ़े, T1 का स्क्वायर बराबर R1 का क्यूब, T2 का स्क्वायर बराबर R2 का क्यूब, है ना, ऐसा पढ़े। इसको डिवाइड कीजिए तो ये बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ ले आइए, ठीक है। सौरमंडल के पिंड पढ़ेंगे कि ये सब पढ़ते हैं। देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU प्राग का जो सम्मेलन हुआ था 2006 में, प्राग में हुआ था, मीटिंग हुआ था प्राग में। उसके अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला परंपरागत जो रेगुलर है, दूसरा बौना, बौना को क्या बोलते हैं, ड्वार्फ गैलेक्सी, तीसरा लघु सौरमंडलीय पिंड, छोटा छोटा जो पिंड है, धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। तो परंपरागत जो है वो यही 8 है ना। तो 8 है, जिसको बुध शुक्र पृथ्वी तो याद है आपको। बौना ग्रह में प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 2003 UB 313 ये सब आता है। प्लूटो को भी बाहर कर दिया है ना। प्लूटो को बाहर करने का कारण है ना, क्योंकि वो दूसरे ऑर्बिट को भी काटता है, बाकी से छोटा भी है, पूरा रूल है, उसको फॉलो नहीं करता, है ना। तो ग्रह किसको बोलते हैं, ग्रह वे पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। तीसरा, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके अगल बगल में जो है वो इस तरह से एस्टेरॉयड वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साफ हो, यानी उसके आसपास खगोलीय पिंडों का भीड़ भाड़ ना हो इसके अगल बगल में, ठीक है। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU के प्राग सम्मेलन 2006 में दिया गया। INU लिखा है, IAU होगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में तय की गई। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर प्लूटो को बाहर कर दिया गया है ना, 9 से घटकर 8 हो गया है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया। पहला यम जो है, प्लूटो जो है वो ड्वार्फ गैलेक्सी बोल रहे हैं, ड्वार्फ सैटेलाइट में आता है, सैटेलाइट बोल रहे हैं, प्लैनेट में आता है। अब देखिए, इसको 2 भाग में बांटा गया। पहला टेरेस्ट्रियल, हाँ, टेरेस्ट्रियल या इनर, है ना, टेरेस्ट्रियल या इनर अंदर का, हाँ, जोवियन या आउटर, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इसलिए बोला गया क्योंकि अर्थ के कारण, अर्थ मतलब अर्थ के कैरेक्टर से मिलता है, हाँ, तो वो टेरेस्ट्रियल है, या इनर है अंदर का। हाँ, ये देखिए, ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, इसके अंदर है तो इसको इनर भी बोला है, इसके बाहर है तो इसको आउटर भी बोला, ऐसा ही माना है। देखिए, बृहस्पति या बाह्य, जोवियन या आउटर, ठीक है। देखिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को नंगी आंखों से देखा जा सकता है ना। इसके बगल में ये है तो इसको भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे। मंगल, बुध, बृहस्पति तीनों अगल बगल में है ना। शुक्र एवं शनि, सैटर्न भी तो बगल, सैटर्न, और ये शुक्र है, जुपिटर बृहस्पति है ना। शुक्र किसको बोलते हैं, हाँ, इसको देख पाएंगे, इसको नहीं देख पाएंगे ना, इसको देख पाएंगे नंगी आंख, ठीक है, इसको देख लेंगे, और इसको भी देख लेंगे ना, और इसको भी देख लेंगे, और किसको देखेंगे, बस। घनत्व के अनुसार, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है बताइए। इसको हम लोग याद किए हैं JM जेसन, है ना, और इसको हम लोग याद करेंगे JM EVMM, ऐसे याद करें। शुक्र, मंगल और बुध, बुध को वेनस बोलते हैं ना, मर्क्यूरी बोलते हैं, हाँ वही ठीक तो लिखा है, ये हो गया मर्क्यूरी, और ये M जो है वो क्या है, मार्स, ये मार्स, ये है मार्स। ये नहीं है, सॉरी, क्या लिख रहे हैं, हट, नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, जेसन EVM, ये जेसन जो आगे लिखा है ना वो पूरा यहाँ आ जाता है,
फिर ईवीएम है। सबसे भारी जो है वो जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर उसके बाद अर्थ है, फिर वेनस है, फिर मार्स है, फिर मर्क्यूरी। जे सन ईवीएमएम है ना। घनत्व के अनुसार उतना नहीं याद होगा। सूर्य से दूरी के अनुसार, दूरी तो ऐसे ही है तो याद है। द्रव्यमान के अनुसार उतना ज़्यादा नहीं कर। परिक्रमण वेग के अनुसार सबसे तेजी से बुध घूमता है, नज़दीक है, फिर शुक्र घूमता है। बुध मर्क्यूरी को ही बोलता है ना। तो वैसे ही ना होगा हम्म। जैसे जे भी उसका परिक्रमण काल शुक्र, 28 होता है ना। शुक्र नहीं जी, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी है, जैसा नहीं कम फिर मंगल है, फिर बृहस्पति शनि अरुण, वैसे ही है जैसे है ना। जैसा नहीं कम वेग के अनुसार सबसे ज़्यादा स्पीड में बृहस्पति घूमता है, फिर शनि घूमता है, दूर वाला जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण चारों जो है वो लगातार पीछे वाला उसका स्पीड ज़्यादा है ना। फिर उसके बाद पृथ्वी, मंगल उल्टा है, जो दूर है वो ज़्यादा स्पीड है, जो नज़दीक है वो धीरे है। अपने अक्ष पे सबसे तेज़ी में शुक्र घूमता है, फिर बृहस्पति घूमता है, फिर बुध घूमता है। उतना नहीं करना। शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम, ये इंपॉर्टेंट। शुक्र यही है ना, ये तब से हम बोल रहे हैं। अब उसको क्या बोलेंगे, हम बुध बोलेंगे, मर्क्यूरी को ना। पूरब से पश्चिम है। क्लॉकवाइज। ये जो है वो पूरब से पश्चिम है, क्लॉकवाइज, समझ गए। पूरब से पश्चिम मतलब ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज। शुक्र एवं अरुण, अरुण को क्या बोलते हैं, यूरेनस है, नेपच्यून, ये है ना, ये अरुण, इसका भी वैसा ही है, ईस्ट से वेस्ट क्लॉकवाइज, ठीक है। बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। उसको जो राइट साइड से देखा जाता है ना, ऐसे करके हाथ ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके। अगर ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज ऐसा ऐसा मतलब ऐसा, यहीं से स्टार्ट ऐसे घूम रहा है ना, तो इसको ऐसे झुकाइए, ऐसे घूम रहा है। बॉल को ऐसे घुमाइए, ये बॉल को ऐसे घुमाइएगा तो बाकी सब है। वो जो पूरब से जो पश्चिम वो कॉन्सेप्ट है ना, वो पीछे साइड से चलेगा। करिए, ये शुक्र है, समझ गए। ये है बुध, ये है शुक्र, मरकरी सबसे नज़दीक बुध ही है ना। अर्थ के बगल में शुक्र है और उसके बगल में मंगल है। हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूज कर दिया। सूर्य का सबसे नज़दीक है ना, नियरेस्ट, ये वाला, ठीक है। सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले, बोलिए। हाँ, सूर्य निकलने से 2 घंटा बिफोर आप देख सकते हैं। सुबह 4 बजे उठ के आपको देखना, कल देखिए। यह सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह स्मॉलेस्ट है, इसके पास नो सैटेलाइट ना। सबसे विशिष्ट गुण इसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। इसमें जो इसका एडवांटेज है, स्टार गुण है। इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। सबसे नज़दीक है तो सबसे कम समय में करेगा। रिवॉल्यूशन जो है, रिवॉल्यूशन पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट, ठीक है। रिवॉल्यूशन पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट है और सबसे ज़्यादा स्पीड भी इसी का है। कक्षीय गति जो है इसका, रिवॉल्यूशन स्पीड जो है रिवॉल्यूशन स्पीड सबसे ज़्यादा है। स्पीड तो हम लोग उधर पढ़े थे ज़्यादा, है ना। कक्षीय मतलब अपने कक्षा पे, रोटेशन है, ये गलत। रोटेशन है, रोटेशन पीरियड है, रोटेशन। हाँ, रोटेशन जो स्पीड है वो हाईएस्ट है, ठीक है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है ना। डे जो है वो हॉटेस्ट होता है और नाइट जो है वो कोल्डेस्ट होता है। हाँ, इसीलिए तो टेम्परेचर में चेंजिंग आता है। 173 और 470 27 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 600 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो रात को टेम्परेचर गिर के 173 डिग्री होता है और दिन को 427 डिग्री सेल्सियस, समझ गया।
अब पढ़ते हैं हम लोग शुक्र बाबा का। इसका कोई उपग्रह नहीं, वो मरकरी है, लो सैटेलाइट नेचुरल। इसको पढ़ेंगे ना, वेनुस को। देखिए सबसे ज़्यादा चमकता है, इसको क्या हो गया जी? इसमें एक और पॉइंट है मरकरी का। मरकरी हैव नो एटमॉस्फेयर। नो एटमॉस्फेयर, हाँ। नो एटमॉस्फेयर, इसी कारण से उसका जो दैनिक तापमान होता है वो ज़्यादा है। हाँ, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा। पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला है, क्या है? चमकीला को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्पार्कलिंग, चमकीला। हाँ हाँ, चमकीला लिख देते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला है ये, समझ में आ रहा हमारा जी? सबसे गर्म है, इसे सांझ का तारा भी बोलते हैं या भोर का तारा भी कहते हैं। हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नहीं लिखा है। इवनिंग स्टार। हाँ, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का भी तारा बोलते हैं, भोर का तारा। चालू कर दिया ना उसको, क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में दिखता है। शाम में कहाँ दिखता है? वेस्ट में। और क्या कन्फ्यूज आ गया, शाम में पश्चिम को, शाम में पश्चिम को, और इसे सुबह में वेस्ट। सूर्य की तरफ ही दिखता है, सूर्य की तरफ ही दिखता है ना। यह अन्य ग्रहों के विपरीत क्लॉकवाइज चक्रण करता है। देखिए हम लोग किस में पढ़ रहे थे? क्लॉकवाइज, इसी में तो पढ़ रहे थे। ये क्लॉकवाइज करता है और वो भी क्लॉकवाइज करता है ना। इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहते हैं। घनत्व कार्य, देखिए पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहते हैं। अरे उसमें वो नहीं ना ऑन कर दिए हैं, फ्लाइट मोड में नहीं ना है। ठीक, हाँ, क्यों इसको पृथ्वी का भगनी ग्रह बोलते हैं? या जुड़वा। डेंसिटी, शेप और व्यास, मतलब डायमीटर कैसा है? सॉरी, पृथ्वी के ही जैसा है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट जो है वो नहीं है। ठीक है, अब आ गया बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा है, ग्रेटेस्ट। धुरी पर चक्कर लगाने में रोटेशन जो है इसका, रोटेशन पीरियड जो है वो 10 आवर्स। और सूर्य की परिक्रमा करने में 12, रिवॉल्यूशन जो है वो 12 ईयर्स में करता है। रोटेशन 10 घंटा में चक्कर लगा देता है, जल्दी रोटेशन करता है। और रिवॉल्यूशन, हाँ रिवॉल्यूशन 12 घंटा में। फास्टेस्ट रोटेशन ही कर रहा है। फास्टेस्ट। इसके उपग्रह ग्लानिमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसके पास एगो क्या है? ग्लानिमीड है, जो इसका चक्कर लगाता है। ग्लानिमीड जो है बिगेस्ट, आयरन ऑक्साइड की वजह से है लाल, है ना। इसमें आयरन ऑक्साइड है, इसीलिए ये रेड। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है, कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुला हुआ है। इसका जो ये है वो कितना है? वो 25 डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है। ठीक है, इसके तरफ भी यहाँ पे पोल है, नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। ठीक है, पृथ्वी के जैसे। पृथ्वी के समान यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होता है। पढ़ तो लिया वो, मंगल है ना, मार्स लिखा है। ठीक है, वहाँ आयरन ऑक्साइड के चलते लाल होता है, 25 डिग्री झुका हुआ है मार्स। वहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, जैसे अर्थ का होता है। वहाँ सीजन चेंज भी अर्थ के जैसा होता है, इसीलिए लोग वहाँ पर जाने में लगा हुआ है, समझ गए, कि वहाँ पर जिंदा रह पाएंगे। दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। दिन का मान मतलब दिन जितना देर का होता है वैसा अर्थ पे वैसा वहाँ होता है। और झुका हुआ है वो 27 है, 25 है, सेम सेम झुका हुआ है ना। ये अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है। ये रोटेशन जो है इसका जा रहा है, मतलब ये 24 घंटा का चक्कर लगाता है। पृथ्वी भी लगाता है 24 घंटे का। 2 उपग्रह फोबोस और डिबोस, फोबोस एंड डिमोस 2 गो है ना। रिवॉल्यूशन पीरियड जो है इसका 687 डेज का है। ठीक है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है
है ना। ज्वालामुखी जो सबसे बड़ा है ये ज्वालामुखी से बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जी अंग्रेजी में ज्वालामुखी को? हाँ वोल्केनो, जो बिगेस्ट वोल्केनो यही है, जिसका नाम है ओलिपस मेसी। ओलिपस, इसको हम याद किए थे मेसी के नाम से, ठीक है। और सबसे ऊंचा पर्वत अभी आया है ना, ज्वालामुखी पर्वत है। नहीं ये ज्वालामुखी अच्छा जी। और एक पर्वत है माउंटेन। क्या नाम? माउंटेन का नाम ओलंपिक नाम है, निक्स ओलंपिया नाम। निक्स ओलंपिया। हाँ, ये जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। 3 इंटू एवरेस्ट है। समझे? नहीं, समझे? सबसे बड़ा वोल्केनो जो है उसका नाम है ओलिपस मेसी, पूरा सौर सिस्टम। और सबसे बड़ा माउंटेन भी इसी पे है, जिसका नाम है ओलंपिक, लेकिन वो ज्वालामुखी पर्वत है, निक्स ओलंपिया। जैसा लगे। ठीक है। हो सकता है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, हमको जहाँ तक लगा। देखिए मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर, देखिए मार्स ओडेसी नाम का एक सैटेलाइट भेजा गया, उसमें बर्फ छत्रकों और हिम क्षितिज जल, मतलब कि बर्फ़ का लेयर पाया गया है और वाटर पाया गया है ना। तो पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन की संभावना है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान भेजा ना, मार्स क्यूरियोसिटी ऊपर भेजा था, वो गेल क्रेकर नामक स्थान पर पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा वातावरण का अध्ययन कर रहा है। हाँ 2022। तो फिर इसके बाद इसरो ने अपना मंगलयान है ना MOM 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से भेज दिया PSLV C-25 के द्वारा। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अभियान है। यदि यह सफल हो जाता है तो कहना नहीं है, लेकिन सफल हो गया, हो गया ना। सबसे कम खर्च में मात्र 400 करोड़ में बना के भेजा था। शनिचर के बारे में पढ़ते हैं, शनिवार के बारे में पढ़ेंगे, शनिवार के बारे में। इसको आप नंगा आँख से देख पाएंगे कि नहीं बताइए हम? इसको अरे देख पाएंगे, आँख है आइए देखिए। क्या क्या है? हाँ यहाँ मेसी है नॉर्मल शील्ड वेलकम है। हाँ तो आप तो ये देख रहे हैं ना, ओलंपिक में से निक्स ओलंपिया खोजिए वो, लेकिन उसी का हिस्सा होगा वो, ओलिपस मेसी। देखिए सबसे बड़ा जुपिटर था, जुपिटर के बाद शनि सबसे बड़ा है ना, सेकेंड बिगेस्ट। इसके तल के चारों ओर वलय का होना है। देखिए इसका रिंग बनता है लेला जी, इसका रिंग है ना, छल्ला जिसको बोलते हैं, है ना, जो जय हनुमान में दिखा रहा था रिंग। इसका जो रिंग है उसका संख्या 7 रिंग है ना, 7 रिंग, संख्या 7। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है ना, येलो स्टार की तरह दिखता है, येलो स्टार के जैसा दिखता है ना। फिर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन क्या है? टाइटन बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ शनि, ठीक है, जो कि बुध के बराबर है, एक जो कि किसके बराबर है? बुध। और बुध करते हैं मर्क्यूरी को। हाँ जुपिटर का गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम का। टाइटन की खोज 1665 में क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। इसको कौन खोजा था टाइटन को? 1665 में डेनमार्क का आदमी था वो, क्रिश्चियन हाइजन किया था। प्लैनेट जुपिटर के पास ग्लानीमिड है ना, सबसे ज़्यादा नहीं, कभी बदलते रहता है, कभी पृथ्वी के, कभी जुपिटर के पास होता है, कभी सैटर्न के पास होता है ना। सैटर्न के पास तो पहले 3 गो। हाँ अरे इसको खोज लिया ना, अभी खोजा तो बहुत सारा निकल गया, पहले तो इसी के पास ज़्यादा था। शनि के पास है ना। देखिए इसमें अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर है, अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर है ना। क्या चीज़ बोले आप? बोलिए। 57 इसका है, तब तो जुपिटर का भी हाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट 72 सैटर्न का है ना, और इसका जुपिटर का ज़्यादा है ना, तो घटते करते रहते। फोबे नाम शनि के इसका प्लैनेट जो है 53 है, ठीक है। हाँ सॉरी कहाँ ध्यान, कौन है सैटेलाइट, ठीक, उसका जो है वो पहले वाला बुक में दिया था, इसमें नहीं दिया, 72 है, ठीक है।
फोबे नामक शनि का उपग्रह, जो फोबे नाम का एक उपग्रह है वो, देखिए ये जो है वो, ये लोग जो है सैटर्न इधर से घूमता है ना, है ना, उल्टा इस एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ना, तो जो फोबे है वो क्या है, क्लॉकवाइज घूमता है, समझ गए। ये अपना कक्षा में ऐसे घूमता है और फोबे जो है इसका इधर से घूमता है, समझ गए। इसका घनत्व सभी ग्रहों से सबसे कम है, तभी तो इसके ऊपर रिंग रिंग है, क्योंकि ज़्यादातर गैस का ही बना हुआ। डेंसिटी जो है इसका, डेंसिटी जो है इसका लोवेस्ट है। अरुण को देखेंगे।